बूढ़ा युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं बिटुआ, यक्षिणी अब मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती। क्यों बाबा, क्या यक्षिणी यहाँ से चली गई है जो अब वो मर्दों को अपना शिकार नहीं बनाती है? वो बूढ़ा युग के पास जाते हुए कहता है, वो गई नहीं है, शांत हो गई है। शांत हो गई है मतलब ये कि आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे। उन लेखक बाबू को ही उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। तुम्हें पता है, लेखक बाबू की किसी को लाश तक नहीं मिली थी, पर उनका कमरा पूरा खून से सना हुआ था। हर जगह खून ही खून था, दीवारों पर, किताबों पर, टेबल पर, हर जगह। एक कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर खून ना हो। ये बात सुनकर युग डरा नहीं बल्कि उदास हो गया। अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बूढ़ा इस बात को भांप लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या हुआ बेटा? लेखक बाबू के बारे में सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? युग अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, क्योंकि आप जिस लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता थे। क्या? इसका मतलब ये कि तुम वो लेखक बाबू के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ युग। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, गांव वालों का कहना था कि उस यक्षिणी ने ही लेखक बाबू को मारा था। उसी दिन से उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया गया और कोठी के बंद होने के साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात मर्दों के शिकार होने भी बंद हो गए। कुछ गांव वालों का तो ये तक कहना है कि शायद लेखक के साथ संभोग करके उस यक्षिणी की हवस मिट गई, इसलिए वो शांत हो गई। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर जब हवस मिट गई थी तो उस यक्षिणी ने मेरे पिता को क्यों मारा? और आपने कहा था कि संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के शरीर में से खून चूस लेती है, तो फिर मेरे पिता का खून कमरे में हर जगह कैसे फैला था? यक्षिणी ने उनका खून क्यों नहीं पिया? पता नहीं, उसने लेखक बाबू का खून क्यों नहीं पिया। ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यक्षिणी हर शिकार के साथ संभोग करने के बाद सीधे उसे मौत के घाट उतारती थी, इसलिए हवस खत्म होने के बाद भी उसने लेखक बाबू को मार दिया होगा। पर कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू कई सालों से खोजबीन पूछताछ करके यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, इसकी भनक उसे लग गई थी। एक ये भी कारण हो सकता है। और फिर अमावस्या आते ही यक्षिणी ने लेखक बाबू को मार दिया होगा। क्या वो किताब मुझे मिल सकती है? नहीं, वो किताब तो कहीं नहीं है। सुना है प्रकाशित ही नहीं हो पाई, शायद ग्रेवयार्ड कोठी में हो। क्या कहा आपने? ग्रेवयार्ड कोठी में? हाँ, ग्रेवयार्ड कोठी में। पर तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ, वो यक्षिणी शांत हो चुकी है तो बेहतर है उसे शांत ही रहने दो। उसके अंदर की वासना को फिर मत जगाओ, वरना पता नहीं और कितने मर्दों की जान ले ले। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें बस आगाह कर रहा हूँ बिटुआ। मौत के आने से पहले चेतावनी देनी पड़ती है। मतलब? तुम शहर के लोग मतलबी बहुत होते हो बिटुआ, हर बात में मतलब ढूंढते हो। मतलब कुछ नहीं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में। आखिर कैसे? जानूंगा कैसे नहीं, मेरा पुराना रिश्ता जो है। युग उस बूढ़े को घूरते हुए पूछता है, क्या कहा? पुराना रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका ग्रेवयार्ड कोठी से? बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मेहंदी पथार। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, मेहंदी पथार मतलब ये बिटुआ कि मेहंदी पथार स्टेशन आ गया है, चलो जल्दी उतर जाओ। ट्रेन मेहंदी पथार स्टेशन पर आकर रुक गई थी। युग और वो बूढ़ा अपना अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था और पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। स्टेशन पुराने जमाने का था। लाइट भी एक दो ही जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि तभी युग की नजर बूढ़े के हाथ में जो झोला था उस पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे कमल के फूल रखे हुए थे। युग सोचने लग जाता है कि ये बूढ़ा इतने सारे फूलों का क्या करने वाला है। जैसे ही बूढ़ा स्टेशन पर उतरा था, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लग गया था, जैसे उसे कहीं जाने में देर हो रही हो। युग के मन में कमल के फूलों वाली बात खटकती जा रही थी। उससे रहा नहीं जाता और वो उस बूढ़े से पूछ ही लेता है, वैसे बाबा आप इतने सारे कमल के फूलों का क्या करने वाले हैं? बूढ़ा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तो तुम्हारी नजर चली ही गई इन पर। बड़ी तेज नजर है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ बाबा, बताइए ना, आप इतने सारे फूलों का क्या करने वाले हैं? अरे पूजा आने वाली है ना, उसी के लिए है ये फूल। कैसी पूजा? पूर्णिमा की पूजा। पूर्णिमा की पूजा मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम गांव में नए आए हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगे। युग उस बूढ़े को हैरानी के साथ घूरे जा रहा था क्योंकि उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। युग अपनी जीन्स पकड़ते हुए कहता है, अरे शिट, इसे भी अभी आना था। क्या हुआ बेटा, बड़ी मुश्किल में लगते हो? हाँ बाबा, वो यहाँ पर कहीं वॉशरूम है क्या? बूढ़ा अपना सिर खुजाते हुए कहता है, वॉशरूम मतलब बिटुआ? मतलब टॉयलेट, पेशाब घर बाबा। अच्छा ये बोलो ना, तुम्हें टंकी खाली करनी है। युग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ वही। वो तो नहीं है स्टेशन पर। पूरे देश की तरक्की हो गई पर मेहंदी पथार आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो फिर मैं वॉशरूम मतलब टंकी खाली कहाँ पर करूँ? अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर दो।
वैसे भी अंधेरा है, कोई नहीं देखने वाला। युग थोड़ा आगे ट्रेन की पटरी के पास चला जाता है और टॉयलेट करने लगता है। युग टॉयलेट करते हुए कहता है, वैसे बाबा आपको यहाँ से कहाँ जाना है? रोगंका मुचा। मतलब आपको वो किश्नोई नदी पार करके जाना पड़ेगा? हाँ। आपको डर नहीं लगता यदि उस यक्षिणी ने आपको पकड़ लिया तो? अरे मैंने कहा ना बिटवा, उसकी वासना खत्म हो चुकी है, वो अब शिकार नहीं करती। और वैसे भी आज पूर्णिमा या अमावस्या थोड़ी है जो मुझे अपना शिकार बनाए। वैसे आप रोगंका मुचा में कहाँ रहते हो? रोगंका मुचा में किश्नोई नदी का जो घाट है ना, वहीं पर रहता हूँ। युग कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही घाट है ना जहाँ पर वो यक्षिणी भटका करती थी। पापा कहते थे कि अक्सर यक्षिणी किश्नोई नदी के दोनों घाट के पास ही भटका करती थी। कोई जवाब नहीं आता है। युग फिर पूछता है, बताइए ना बाबा, आप चुप क्यों हो गए? बूढ़े का कुछ जवाब नहीं आ रहा था। युग सोचने लग जाता है कि बाबा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। युग अपने पैंट की चेन बंद करता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा अचानक से गायब हो गया था। युग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा इतनी जल्दी कहाँ जा सकता था। युग अपना बैग उठाकर स्टेशन पर उस बूढ़े को ढूंढने लग जाता है और वो बूढ़ा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। युग हैरान था ये सोचकर कि वो बूढ़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया था, पर थोड़ी ही देर बाद वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि शायद वो बूढ़ा अकेले ही चला गया होगा। और अच्छा ही हुआ चला गया, वरना यक्षिणी के बारे में बातें करते वो खुद तो डरता, साथ में उसे भी डराता। युग स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर एक भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं था। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, टैक्सी नहीं मिलती। शहरों का विकास तो हो रहा है पर गांव आज भी गांव ही है। जरा सी तरक्की नहीं हुई यहाँ की, आज भी वैसे का वैसा है जैसा पहले था। इतना कहकर युग पैदल पैदल ही बंगला मुडा गाँव जाने के लिए निकल जाता है। आधे एक घंटे में वो बंगला मुडा गाँव पहुँच जाता है। बंगला मुडा गाँव पार करने के बाद काला झाड़ी जंगल पड़ता है, जिसको पार करने के बाद ही किश्नोई नदी आती है। और वहीं से थोड़ी दूर पर युग की ग्रेवयार्ड कोठी थी, जहाँ पर युग को जाना था। युग ने बंगला मुडा गाँव तो पार कर लिया था, पर काला झाड़ी जंगल के अंदर वो फंस गया था। किश्नोई नदी जाने का रास्ता वो भूल चुका था। काला झाड़ी जंगल में अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है। युग जंगल के अंदर लगे बांस के पेड़ों को देखते हुए कहता है, अब क्या करूँ? आगे का रास्ता तो भूल गया मैं। 2-3 राउंड मार लिए पर बार बार घूम फिर कर यहीं पर आकर रुक जाता हूँ। ये काली झाड़ी का जंगल तो पहेली बन गया है मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। युग अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा कि किसी को फोन करके बुला लूं। युग के आसपास साल और बांस के पेड़ लगे हुए थे। हवा के झोंके जब भी इन बांस के पेड़ों के बीच में से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आपस में कोई फुसफुसा रहा हो। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में युग को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस जंगल में से निकले। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कदमों की आहट सुनकर युग सहम जाता है और सोचने लग जाता है, इतनी रात में इस जंगल में कौन होगा। युग डरने लग जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यक्षिणी तो नहीं। पर फिर वो अपने दिल को तसल्ली देता है, नहीं, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, सिर्फ कहानियां हैं जो मेरे पापा ने बनाई थी। कदमों की आहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युग के पास आ रहा हो। युग जमीन पर पड़ा बांस का टुकड़ा उठा लेता है और कदमों की आहट सुनने लगता है। तभी युग देखता है कि उसके बगल में जो बांस के पेड़ लगे हुए थे वो हिल रहे थे और आवाज उसी तरफ से आ रही थी। युग पूरी तरह तैयार हो गया था उस आहट का सामना करने के लिए। जैसे ही कदमों की आहट बंद होती है, युग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ से बांस का टुकड़ा अपने आप छूट जाता है और वो खुद डर के मारे झट से जमीन पर गिर जाता है। युग के सामने एक काला साया खड़ा हुआ था। युग डरते हुए अपना मोबाइल उठाता है और उसकी टॉर्च उस काले साए पर मारते हुए कहता है, कौन हो तुम? एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, मैं अभिमन्यु। जब टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो युग देखता है कि वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि उसी की उम्र के एक लड़के का था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले गर्दन तक बाल थे और उसने आंखों में बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। उस लड़के के हाथ में कोई डिवाइस था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रीडिंग नापने वाला डिवाइस हो। अभिमन्यु युग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, नीचे क्यों लेटे हुए हो? युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेटा नहीं हूँ, तेरे कारण डर गया था। क्या कहा? मेरे कारण डर गया था? क्यों, तू डरपोक है क्या? क्या बोला तूने? इतना कहकर युग अभिमन्यु के चेहरे पर टॉर्च मारने लग जाता है। जब युग गौर से अभिमन्यु का चेहरा देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, कहीं तुम अभी तो नहीं? युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु भी युग की तरफ उंगली करते हुए कहता है, और तू युग है ना? इतना कहकर ही दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। अभिमन्यु युग के बचपन का दोस्त था। युग अभिमन्यु के बालों को हाथ लगाते हुए कहता है, तू तो बहुत बदल गया है यार, बड़े बड़े बाल, आंखों में बड़ा सा चश्मा। अभिमन्यु कहता है, बदल तो तू भी गया है बहुत यार। ये बता कब आया और कहाँ जा रहा है तू इतनी रात में? बस आज ही आया, ये मान ले 1-2 घंटे पहले, और मैं तो अपने घर ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ। तू बता, तू कहाँ जा रहा है इतने सुनसान जंगल में, वो भी इतनी रात में? और तूने ये बाल इतने बढ़ा के क्यों रखे हैं? एक पल तो मुझे लगा जैसे वो थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, वो थी मतलब? युग बात को घुमाते हुए कहता है, छोड़ना, और तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये बता, तू इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
यार गड़बड़ बड़बड़ कुछ नहीं है, अगर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था तो तू हंसेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मत जान। अरे नहीं हंसूंगा भाई, पहले तू बता तो यहाँ पर क्या कर रहा था। अभिमन्यु धीरे से कहता है, मैं यहाँ पर भूत पकड़ रहा था। युग को सुनाई नहीं देता और वो फिर पूछता है, क्या कहा। अभिमन्यु युग के कान में चिल्लाते हुए कहता है, भूत पकड़ रहा था यार। अभिमन्यु की बात सुनकर युग जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे लगा तेरी बचपन की ये आदत भूतों पर विश्वास करने की चली गई होगी और तू अब समझदार हो गया होगा, पर तू तो अभी भी नहीं सुधरा यार, पूरा वैसे का वैसा है जैसा बचपन में था, डब्बा का डब्बा। अभिमन्यु नाराज होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तू हंसेगा, इसलिए नहीं बता रहा था। युग को गिल्टी फील होने लगती है और वो धीरे से कहता है, सॉरी यार, चल छोड़। ये बता क्या करता है आजकल तू? मेरी गुवाहाटी में जॉब है, अभी छुट्टियां मनाने आया हूँ। गुवाहाटी में जॉब है, पर किस चीज की? अभी तो बताया। क्या बताया? भूत पकड़ने की। मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ, हम लोग भूत खोजने का काम करते हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसते जा रहा था। यार तू हंस क्या रहा है? हंस ले, जिनको कम नॉलेज होती है वो अक्सर अपने से ज्यादा नॉलेज वालों को पागल ही समझते हैं। शायद तुझे पता नहीं है, हमारे इंडिया में 10 सर्टिफाइड पैरानॉर्मल सोसाइटीज हैं जो भूत खोजने का काम करती हैं। मैं भी उसी सोसाइटी से सर्टिफाइड हूँ, समझा? युग हंसते हुए कहता है, फिर ये बता कि आज तक कोई भूत खोजा है या नहीं खोजा? अभी तक तो नहीं खोजा, पर जल्द खोज लूंगा। और वो कैसे? अभिमन्यु अपने हाथ का डिवाइस दिखाते हुए कहता है, इसकी मदद से। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या है? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर कहते हैं। मतलब ये कि इस मीटर का इस्तेमाल एक टाइम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। कहते हैं किसी जगह पर जब भूत प्रवेश करते हैं तो वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है। इस तरह भूतों का पता लगाया जाता है। इसमें एक अलग तरह का सेंसर भी लगा होता है जो बजता है और हमें बताता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। युग कुछ बोलता उससे पहले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजने लग जाता है। युग हैरानी के साथ पूछता है, ये क्या हो रहा है? ये डिवाइस इतनी आवाज क्यों कर रहा है? अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, ये संकेत है कि हमारे आसपास कुछ है। युग धीरे से कहता है, मतलब भूत? हाँ। अभिमन्यु के हाथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर था वो लगातार बजते जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों कर रहा है? तो इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर जाग जाएंगे और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारे या ना मारे, लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए युग से कहता है, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। ये डिवाइस अपने आप ही बजता है और वो भी तब जब आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो। मतलब ये है कि हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से ज्यादा आवाज आ रही थी उस ओर जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत को पकड़ने। चल जल्दी से मेरे पीछे आजा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर, चल आजा, आज तुझे भूत दिखाता हूँ। अरे मैं तो युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। युग भी अपना सामान उठाता है और अभिमन्यु के पीछे पीछे जाने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों ने काला झाड़ी जंगल पार कर लिया था और वो किश्नोई नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत वूत कुछ नहीं होते, छोड़िए तेरी मशीन। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा, मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब हैं। देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को लेकर किश्नोई नदी के शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर बजना अपने आप बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर ही खड़ा हुआ था। वो वहीं से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया था तूने? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। तुझे पता है इसने आवाज करना बंद क्यों कर दिया? अभिमन्यु उदासी के साथ पूछता है, क्यों? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब देख कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए तो इसने यहाँ पर आकर आवाज करना बंद कर दिया, क्योंकि जंगल के अंदर के एटमॉस्फेयर में और नदी के पास के एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता ये सब? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही होगा। तेरी तरह झोला छाप पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तो उस
बीच भी एटमॉस्फेयर चेंज हुआ होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही बंद क्यों हुआ? युग हैरानी के साथ पूछता है। और दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात किशोरी नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग शॉक होते हुए कहता है, तो ये कहानी तुझे भी पता है? ये कहानी नहीं, हकीकत है। और ये बात बंगला मुडा और रोंका मुचा गाँव के बच्चे को पता है, समझा? छोड़ ये सब। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं कि देख, यक्षिणी मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती थी, यहीं पर, इसी नदी के पास। तो उनकी आत्मा भी यहाँ भटक ही रही होगी ना, समझा? इसलिए तो मेरा ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युग घूरते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी भूत प्रेत डैन पर भरोसा करता है? हाँ करता हूँ। क्यों, तू नहीं करता? नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर गले में ये काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था जिसमें उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट माँ ने मुझे दिया था, उन्हीं की याद में पहनता हूँ। अब वो तो है नहीं, इसलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो पर भरोसा तो करता है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना। तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। पर जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करना? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं है, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है ये जो भूत होते हैं ये हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियाँ होती हैं, शैतानी शक्तियाँ। भगवान और भूत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख, दोनों की हिंदी और इंग्लिश के शुरुआती अक्षर भ और जी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश का घोस्ट हो और गॉड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में इंटेलिजेंट वाली बातें करने लग गया यार। तुझे ये सब बातें कैसे पता? तेरे पापा ने बताई। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा? मेरे पापा ने बताई है? पर कब? यार उनकी किताबों में लिखा है ये सब। तूने उनकी किताबें नहीं पढ़ी क्या? क्या तो लिखते थे यार, वो रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग, तुझे पता है एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार देख, मुझे मेरे पापा के बारे में बात नहीं करनी। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं घर ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहता हूँ। पर फिर इतनी रात में ग्रेवयार्ड कोठी क्यों जा रहा है? रिश्तेदारों के घर रोंका मुचा गाँव जाना? मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उनसे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम मुझसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़ी है। यार ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु छोड़ न तू ये सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है यक्षिणी के 2 ठिकाने थे, पहला किशनोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। तुझे कैसे पता ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे ही थोड़ी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बना हूँ मैं। यार बातें करना छोड़ और चल जल्दी, अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे, मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूँ मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं, वो देख वो रही तेरी ग्रेवयार्ड कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस ओर अभिमन्यु ने इशारा किया था, जब लोग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का ऊपरी सिरा नदी से साफ साफ दिख रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण उसका गुंबद देखा जा सकता था। ग्रेवयार्ड कोठी नदी से करीब 600-700 मीटर दूर थी। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी जो युग के आने का वहां पर इंतजार कर रही थी। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी के पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी 2 मंजिला थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया गया था। अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो किसी फिल्म की हॉरर कोठी जैसी लग रही है। देख कोठी के ऊपर काले बादल भी कैसे मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों की नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्होंने अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ पता है मुझे, मैंने डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है ये कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं, आज से 200 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब वो मेघालय में आए तो उन्हें अपने बंगला मुडा गाँव में भी रहने नहीं दिया, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म में गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। उस वक्त अंग्रेजों के एक जनरल ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था? हम सबको पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए हैं। उस वक्त बंगला मुडा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बंगला मुडा गाँव के बाहर जो कब्रिस्तान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गाँव वाले तो दिन में भी वहाँ पर जाने से डरते थे।
पर ये अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने ही इसे ग्रेवयार्ड कोठी नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उन्हें यहीं पर ठहराया जाता था, यहीं पर खातिरदारी की जाती थी। उनके अय्याशियों का सारा सामान था। यहाँ पर रात रात भर मुजरा चलता था, तवाइफें नाचा करती थी। और तू कह रहा था ना कि ये यक्षिणी नहीं होती, तुझे पता है यहाँ के अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चले या रात भर यहीं पर बैठकर कहानी सुनाने वाला है? हाँ चल, मैंने रोका है, तुझे ये कहानी सुनने में मजा आ रहा था इसीलिए मैं सुना रहा था। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले को हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपना बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी इसकी चाबी मेरे पास, हाँ ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकाल लेता है। एक औरत की आवाज सुनाई देती है, खोल जल्दी दरवाजा। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज। यार वो कह रही थी खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज? लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कर रहा है? चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देख लूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी को ताले के अंदर डाल देता है। जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि ऐसा लग रहा था आधी रात में उजाला हो गया हो। युग चाबी को ताले के अंदर घुमाने लग जाता है, पर जंग लगा होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी। युग चाबी घुमाते हुए कहता है, अरे ये क्या, ये घूम क्यों नहीं रही? घूम जा खुल भी जा। शिट। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ? यार चाबी अंदर ही टूट गई। क्या कहा? चाबी टूट गई? पर कैसे? यार इतनी पुरानी चाबी है, ऊपर से जंग लगी हुई थी तो टूटेगी ही ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करे? युग कुछ कहता उससे पहले एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज में क्यों बोल रहा है? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या कुछ बोला, मैं तो जब से चुप हूँ। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो पास में ही जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करने पर ही खट से ताला टूट जाता है। जैसे ही ताला टूटता है, औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग कुंडी खोलकर दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाजा इतना भारी था कि उस अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था, इसलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु और युग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, धड़धड़ाते हुए जोरों से बारिश होने लग जाती है। दरवाजा खुलते ही एक औरत की फिर चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता है, कौन है? कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज? यार लड़की की आवाज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने क्या जब से लड़की की आवाज लगा रखा है? जब से यहाँ पर आया है कह रहा है लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। किस लड़की की आवाज की बात कर रहा है तू? यार पता नहीं, पर सच में मैंने 2-3 बार किसी लड़की की आवाज सुनी। लगता है तेरे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। ये बता, तू रास्ते भर कान में हेडफोन डालकर गाने सुनते हुए आया है ना? हाँ, पर ये बात तुझे कैसे पता? यार तभी तो तुझे आवाज सुनाई दे रही है। होता क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं तो उनके बोल हमें याद रह जाते हैं और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। यार पर युग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़, जब से कह रहा था ग्रेवयार्ड कोठी जाना है और जब ताला खुल गया तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या, या फिर किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरा गृह प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेर नगरी में आ गए हो। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन कोठी में ही गुजारने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ पर है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है, कोठी के अंदर चारों तरफ उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु हेलोजन के बल्ब को देखते हुए कहता है, यार तूने एक चीज नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज? यही यार कि ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही ना हो। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, और वो क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यक्षिणी का खौफ होगा और वो यहाँ पर आने से डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा नहीं होगा।
अभिमन्यु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसे युग की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो कोठी को देखने लग जाता है। 13 सालों से कोठी बंद होने के कारण हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाले बनाकर रखे हुए थे। कोठी के अंदर 2 बड़े से गुंबद बने हुए थे जो कोठी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कोठी की सीढ़ियां संगमरमर से बनी हुई थी। हॉल में बर्माटिक और बेल्जियम के बड़े बड़े झूमर थे। कोठी का फर्नीचर मोहगनी की लकड़ी का था। दीवारों पर कई कलाकृतियां बनी हुई थी जिसकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग चीजें टंगी हुई थी जो काफी पुराने जमाने की थी। उन पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि हर एक चीज के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी हुई थी। अभिमन्यु कोठी के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, यार ये ग्रेवयार्ड कोठी अंदर से तो बहुत शानदार है। इतनी पुरानी इमारत है पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई गई हो। कुछ भी बोलो, ये अंग्रेज लोग काम एकदम बढ़िया करते हैं, इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसके बचपन की यादें ताजा हो गई हो। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की भी बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन खत्म करके तू यहाँ से चला जाएगा और फिर से इतनी प्यारी कोठी बंद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अपने शहर बेंगलोर जहाँ पर तू रहता है। और कहाँ पर जाएगा? तू यहाँ पर अपनी छुट्टियां ही बिताने आए है ना? शहर से मन भर गया होगा तो। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बेंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं पर रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? बेंगलोर छोड़ दिया है? पर क्यों? तू तो बेंगलोर में सेटल हो गया था ना? अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर तो रह रहा है तू। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गाँव आ गया? तुझे पता है ना, गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और ये बंगला मुडा गांव है, यहाँ पर नेसेसरी चीज भी मुश्किल से मिलती है। हाँ पता है मुझे, पर मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए पर अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गाँव में रहने आ गया? यार अभिमन्यु देख, अभी ना मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है। लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे। मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूँ ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ? कोठी में तो सब जगह धूल जमी हुई है, इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, वही बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ ठीक है। युग अपने बैग में से ब्लैंकेट निकालता है और दोनों उसे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। चांदनी रात थी और युग एक लड़की के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। छोटी छोटी लहरें बार बार उन दोनों के पैरों को स्पर्श कर रही थी। युग का चेहरा तो साफ दिख रहा था, पर लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। वो लड़की आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे? युग प्यार से कहता है, हाँ पूछो ना, इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग बड़े प्यार से बोलता है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो जो मैं तुम्हें भूलूंगा। तुम तो वो हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में भरकर। इतना कहकर युग उस लड़की की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने सीने से सटा लेता है। वो लड़की युग से दूर हटते हुए कहती है, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। अच्छा चलिए ये बताइए मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या हूँ मतलब ये कि मैं आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ? युग उस लड़की से मजाक करते हुए कहता है, तुम कुछ अहमियत नहीं रखती मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी मुझसे है ना कि तुमसे। युग का जवाब सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मतलब इतने दिनों से जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं वो सब दिखावा है। सब लड़के ना एक जैसे होते हैं, उन्हें लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए होती है और वो है उनका जिस्म। जहाँ आप लोगों का मतलब निकलता है आप लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से उठने लग जाती है। तभी युग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। तुम जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, तो अब गौर से सुनो। इतना कहकर युग उस लड़की को फिर से अपने पास बैठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की H2O हो। वो लड़की हैरानी के साथ कहती है, H2O हो? मतलब तुम मेरी जिंदगी का पानी हो जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन हो जिसे मैं अपनी सांसों में भरकर जीना चाहता हूँ। इतना कहकर युग उस लड़की के करीब चला जाता है, इतने करीब कि अगर अब वो जरा सा भी आगे बढ़ता तो उसके होंठ उस लड़की के होंठ से टकरा जाते। वो लड़की एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए? बोलते रहिए। तुम मेरी जिंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज देखता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जो मुझे तुम्हारी बाहों के सिवा कहीं और नहीं मिलता।
तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं कुछ नहीं। सच तो ये है कि मेरा तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं। युग को पता ही नहीं चल पाता कि कब बातें करते करते उसके होंठ उस लड़की के होंठों से टकरा जाते हैं। दोनों के होंठ चिपक गए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह भंवरा फूल से चिपकता है। जब युग और वो लड़की एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दोनों को अपने अपने बदन में एक कपकपी सी होती है और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वो दोनों कब रेत पर लौट जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। उस लड़की की काली साड़ी में युग पूरी तरह गूंथ चुका था। कोई इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि उस लड़की ने साड़ी भी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी एक चादर हो जिसमें वो दोनों समाये हुए थे। उस लड़की के बदन का एक एक अंग युग के अंग के साथ स्पर्श हो रहा था। दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए थे। उन दोनों के रोम रोम में आग लगने लग गई थी। युग उस लड़की के बहुत करीब चला गया था, इतने करीब कि तेज तेज चल रही उस लड़की के दिल की धड़कनों को वो साफ साफ सुन पा रहा था। युग का मन ही नहीं कर रहा था उस लड़की के बदन को छोड़ने का। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसके बदन को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो लड़की बड़ी हिम्मत से अपने हाथ छुड़ाते हुए युग को रेत पर लिटाती है और एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। युग अपने आप को उस लड़की को सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। वो लड़की युग के शर्ट के बटन खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। वो लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वो लड़की बार बार युग को चूमते हुए बस यही बोले जा रही थी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? और युग कहता, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लगती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसके माथे और बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने में से बाहर आ जाता है। युग झटके के साथ उठते हुए कहता है, ओह माय गॉड, फिर वही सपना। इतना कहकर युग अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। युग खुद से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? क्यों बार बार आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो? और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता रहता हूँ? इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की? क्या संबंध है मेरा उसके साथ? यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बेंगलोर में भी यही सपना दिखता था और यहाँ पर भी। सपने में जो नदी थी वो तो किश्नोई नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता कभी? युग वापस से लेट जाता है और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर ये सारे सपनों के राज खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरा उस लड़की के साथ। ऐसे ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्स वाले। यही सोचते हुए युग की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे के बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए अपनी आंख खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया और सुबह सुबह इतनी गहराई के साथ क्या सोचने लग गया? पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बताया, पर फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं अभिमन्यु उसे पागल ना समझ ले, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, वैसे तूने बताया नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या नहीं बताया? यही कि तूने बैंगलोर क्यों छोड़ दिया? तेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यार, मैंने बैंगलोर को नहीं छोड़ा बल्कि बैंगलोर ने मुझे छोड़ दिया है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा क्या कहना चाहता है? मतलब ये कि मेरी बैंगलोर में जो जॉब थी वो चली गई। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जॉब चली गई? पर कैसे? युग चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे तू चुप क्यों है, बता ना, आखिर तेरी जॉब कैसे चली गई? युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल ही हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट हो गई और इसी कंपनी में फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? होता भी कैसे? अगर जिंदगी में सब चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो उसे जिंदगी नहीं, कोई फिल्म की कहानी कहते हैं। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार तू बातें घुमा मत, सीधे सीधे बता हुआ क्या था? युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी हम लोगों को बताया गया कि कंपनी लॉस में चल रही है, जिस कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन से उभरने के लिए कंपनी ने 50 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया था और जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। पर ऐसे कैसे? तुझे कैसे निकाल दिया? तेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना, और पैकेज भी अच्छा था। हाँ, पर तुझे पता है मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, पर सारे काम कोडिंग का कराते थे।
पूरा घिस कर रख देते थे। इतना परेशान करते थे कि आप खुद जॉब छोड़ दें या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपको वो खुद निकाल दें। तुझे पता है ये कंपनी और कॉलेज वालों के बीच एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है। क्या कहा? सेटिंग होती है? कैसी सेटिंग? देख मैं बताता हूँ। कंपनियां हर साल कॉलेज में आती हैं जिससे कॉलेज का नाम होता है और हर साल नए एडमिशन होते हैं। पर क्या कभी तूने ये सोचा है कि जो कंपनियां आती हैं और हर साल कभी 100 तो कभी 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती हैं, उनको किन की जगह पर रखा जाता है? किन की जगह पर? उन एम्प्लॉयज की जगह पर जिनको पिछले साल कैंपस सिलेक्शन करके लाया गया था। यही सिलसिला चलता जाता है और कॉलेज और कंपनी वालों का धंधा चलता रहता है। पर साले ये नहीं सोचते कि जिनको उन्होंने जॉब से निकाल दिया उनका तो एक साल खराब हो गया ना। वो तो इसी उम्मीद से थे कि अब पूरी जिंदगी उन्हें कंपनी के साथ काम करना है। चल ये सब तो ठीक है, इसमें कॉलेज और कंपनी वालों का दोष था, तेरी बात समझ रहा हूँ मैं। पर फिर तूने दूसरी कंपनी में कोई जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसा तो था नहीं कि दुनिया में बस एक ही कंपनी है और तू गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तो ट्राई कर सकता था ना। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? पिछले 1.5 साल से दोनों जगह ट्राई ही तो कर रहा हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। जॉब हलवा थोड़ी है कि यूं मिल जाए, मिलती भी है तो काम की नहीं मिलती, ऊपर से पेमेंट कम। मतलब ये कि तुझे जॉब से 1.5 साल पहले निकाल दिया गया है। हाँ, पिछले 1.5 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ और जॉब पाने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की पर कुछ काम नहीं आया, बल्कि उसी चक्कर में सारी सेविंग भी खत्म हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि बैंगलोर छोड़कर गाँव आना पड़ा। लोग जॉब करने के लिए गाँव छोड़कर शहर जाते हैं पर तू पहला ऐसा शख्स है जो शहर छोड़कर गाँव आया है। बता फिर क्या सोचा है? यहाँ गाँव में आकर क्या करने वाला है तू? युग कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बता यार यहाँ गाँव में क्या करने वाला है? मैंने गाँव में एक स्टार्टअप खोलने का फैसला किया है। कैसा स्टार्टअप? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।